Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, महबूब नगर। मैं अपनी बात करने से पहले आपसे ये बताना चाहूँगा कि हम लोग जो 22nd लॉ कमीशन को जो अपना नोट या रिस्पांस लिखकर भिजाए, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो एक रिस्पांस नोट है, दूसरा उसमें हम रिटायर्ड जस्टिस वी गोपाला गौड़ा का एक लीगल ओपिनियन जो हम उनसे पूछे 5 क्वेश्चन के ऊपर, वो भी हम उसमें देंगे। और तीसरा हम उसमें एक पोजीशन पेपर में जो 2016 में 21st लॉ कमीशन को दिया था, वो तीनों हम लोग लॉ कमीशन को आज भिजा चुके हैं। तो सबसे पहले यह है कि मैं शुरुआत में मैं शुक्रगुजार रहूँगा हमारे सुप्रीम कोर्ट के फाजिल वकील जनाब एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब का कि उन्होंने हमारी बहुत मदद की इस रिस्पांस नोट को तैयार करने में, बल्कि उन बहुत ज़्यादा मेहनत उन्हीं की रही। पूरा उन्हीं का पूरी इसमें जुस्तजू थी, मेहनत थी, और उनके ताउन से उनकी पूरी मदद से ये एक रिस्पांस नोट हम तैयार करें। तो अब इंशाल्लाह अभी आपको एक थोड़ी देर में ये तीनों नोट्स हम लोग आपको दे देंगे। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए आपको पढ़ के सुनाने के लिए, वरना अगर आप शॉर्ट में चाह रहे तो मैं दे देता हूँ ये आप लोगों को, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं 3 पॉइंट नहीं है, वो ऐसा नहीं है आशीष। देखिए ये 2 मिनट बाइट नहीं हो सकता, तो आप सुन लीजिए एक 10 मिनट के लिए मेरी बात को, और उसके बाद आप लोग जो भी सवाल करना है करिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नोटिफिकेशन 22nd लॉ कमीशन का आया था जून 14 को, जिसमें उन्होंने पूछा कि व्यूज़ दीजिए ऑन द इशू ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड, मगर उस नोटिफिकेशन में लॉ कमीशन कोई प्रपोजल नहीं देता, सिर्फ उसमें हवाला देता 21st लॉ कमीशन का। और 21st लॉ कमीशन जो कंसल्टेशन ऑन पेपर ऑन रिफॉर्म्स ऑफ फैमिली लॉ दिया था 31 अगस्त 2018 को, वही उसका हवाला दे रहे हैं उन्होंने, और उसका जवाब हम दे चुके एज हमारी पार्टी तरफ से। तो ये सबसे बड़ी उसमें गलती है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि एग्जैक्टली 5 साल के बाद फिर से लॉ कमीशन ये एक्सरसाइज को अंडरटेक कर रहा है यूसीसी के बारे में। माने क्लॉकवर्क की तरह हर जनरल इलेक्शन से 5-6 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी इस इशू को उठाती है यूसीसी को, और मकसद एक ही है कि एटमॉस्फेयर को विशिएट करना, पोलराइज करना इलेक्टोरेट को, ताकि आने वाले जो 2024 के चुनाव है उसमें उनको कोई सियासी फ़ायदा मिल सके। अब आप ये समझिए कि जून 14, 2023 को जो उन्होंने पूछा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, हाँ, मगर वही कंसल्टेशन पेपर के बाद जस्टिस चौहान साहब क्या बोले, दैट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नीदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल एट दिस स्टेज। ये बोले उन्होंने। ये यानी इनका कॉन्ट्रडिक्शन देखो आप 22 लॉ कमीशन का। और दूसरी बात ये है, वो उन्हें बताते भी नहीं कि व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये जो 22वां लॉ कमीशन है, बताते भी नहीं व्हाट इज अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। 21वां लॉ कमीशन चौहान साहब का, तो वो तो अलग ही ओपिनियन दिए, ये नहीं बताते। अब आप आ जाइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स के ऊपर, जिसमें इसमें एक साफ तौर से कहा गया था बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में, अम्बेडकर ने कहा था, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वन ऑफ द सॉल्यूशन प्रपोज्ड बाय बाबा साहेब अम्बेडकर वाज दैट पार्लियामेंट में मेक द यूनिफॉर्म सिविल कोड ऑप्शनल। It will be available to persons who wish to opt out of their personal laws. Dr. Ambedkar further assured the members of Constituent Assembly that
Therefore, no one need to be apprehensive of the fact that if the state has the power, the state will immediately proceed to execute or enforce that power in a manner that may be found to be objectionable by the Muslims or by Christians or by any other community in India. We must all remember, including members of Muslim community who have spoken on this subject, though no one can appreciate their feelings very well, that sovereignty is always limited, no matter even if you assert that it is unlimited, because sovereignty in the exercise of that power must reconcile with itself the sentiments of different communities. अब important सुनिए आप, no government can exercise its power in such a manner as to provoke the Muslim community to rise in rebellion. I think it would be a mad government if it did so, but that is a matter which relates to exercise of power and not to the power itself. So, it is clear from the text of Article 44 itself, as the debates in Constituent Assembly, that UCC was contemplated an exercise that involved disruption and upheaval to yield one size fits all. And therefore, notes of caution were sounded, including the need for it to temper with optionality. ये एक है. दूसरी बात ये है कि the exercise of the reform of specific personal laws of individual religious communities proposed in the consultation paper, यानी consultation of 21st Law Commission, that it finds its basis not in Article 44 but in entry 5 of list 3 of 7th schedule of the Constitution. Such an exercise of codification or alteration of individual laws of individual communities requires a more focused consultative process with draft laws being placed for comment and the participation of stakeholders from the affected communities being sought. As such, the consultation paper, just by virtue of sheer breadth of issues it has covered, was grossly unequal to the task it set out for itself. अब आप ये देख लीजिए, इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस नहीं है, मगर हमारा मानना ये है कि ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो रही है, एक गैर ज़रूरी के एक माहौल को मुल्क में पैदा करने के लिए लोकसभा इलेक्शन से पहले, ताकि जो तवज्जो है जनता की गरीबी के ऊपर, बेरोज़गारी के ऊपर, महंगाई के ऊपर, चाइना जो ज़मीन पे हमारे कब्ज़ा करके बैठा उससे तवज्जो हटा दिया जाए. और हमारा मानना ये, हमारा एप्रीहेंशन ये है कि deliberately uniforms, there is a reasonable apprehension that by deliberately confounding the difference between UCC on the one hand and piecemeal reform of family law on the other, the present government wishes to avoid political consequences of obliterating the diverse customs prevailing in various Hindu communities that are presently protected under the various applicable statutes, avoid dealing with tribal practices that have been granted protection or a constitutional scheme, and skirt the issue of tax benefits available to Hindu undivided family, each of which is necessary concomitant of a UCC that is enforced throughout the territory of India. Instead, it is reasonably feared that such an exercise will merely isolate Muslim personal laws and subject them to a reform process solely for political gain, and justify this process as being in furtherance of mandate Article 44, thus claim fulfillment of election promise. अब आप ये देख लीजिए, अब ये उत्तराखंड में जो हो रहा है, एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन लॉज रेगुलेटिंग पर्सनल सिविल मैटर्स, यूसीसी उत्तराखंड, वो एक नोटिफिकेशन दिए 27 मई 22 का. हमारा मानना ये है, इट इज़ नॉट इन फर्दरेंस ऑफ आर्टिकल 44 of the Constitution. Any code of law applicable only to one state is by its very definition not uniform throughout the territory of India, which is the clear language of Article 44. Therefore, it is clear that both at the center as well as the state level, the bogey of UCC is being raised only to target the Muslim community and polarize the atmosphere of political mileage. अब आप ये देख लीजिए, हमारा जो अब प्रीवियस ऑब्जेक्शन का फर्स्ट पॉइंट क्या है, इस देश में इमेंस डाइवर्सिटी है विद इन वेरियस ग्रुप्स और द लीगल ट्रीटमेंट. अच्छा, जो लीगल ट्रीटमेंट विच इज मेटेड आउट टू कल्चरल कम्युनिटीज डिफर्स इमेंसली एंड इज नॉन यूनिफॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन सिटीजन ऑफ द कंट्री कैनॉट एक्सेस टैक्स रिबेट अंडर इनकम टैक्स एक्ट available to Hindu undivided families. This reflects not only a mistreatment of how Muslim and Christians are treated in the country, but also reflects how accumulation of caste capital continues to receive legislative and constitutional protection.